हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन, उसकी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। फिर से मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ और उसके बाद में हम इस एक्सरसाइज 7.4 की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में मेन डिफरेंस क्या है, देखो अगर मैं यहाँ लिखूँ कॉम्बिनेशन और यहाँ पे है परमुटेशन, दोनों में क्या फ़र्क होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जैसे मान लो एक वर्ड लिया मैंने रोज, ROSE। अब आपसे बोला जाए कि रोज वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको आप कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या बोला गया, कितने तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने की पहली बात तो देखो, जब भी सेलेक्ट लिखा होगा, सिलेक्शन लिखा होगा, तो वो किसके लिए लिखा होगा, कॉम्बिनेशन के लिए। जब भी अरेंज लिखा होगा, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में क्या दिया जाए आपको कि रोज वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनको यूज करते हुए आप इन्हें कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हो या फिर अरेंज कर सकते हो, तब क्या हो जाएगा ये परमुटेशन। तो इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। अब आप सोचेंगे ये सिलेक्शन और अरेंजमेंट का क्या डिफरेंस है, हमको तो नहीं पता। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कुछ कोई भी एग्जांपल लो, आप कोई भी क्वेश्चन लो, उसका एग्जांपल समझोगे ना, उसको सोचोगे, आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या सिलेक्शन ही करना है या फिर सिलेक्शन करके वापस से उनका अरेंजमेंट भी बिठाना है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मान लो आपके पास में 5 प्लेयर हैं, ABCDE, ये मैंने 5 प्लेयर्स के नाम लिखे हैं, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इनमें से 5 प्लेयर में से 3 प्लेयर की एक कमेटी बनानी है आपको, वो आप कितने तरीकों से बना सकते हो। 5 प्लेयर में से 3 प्लेयर की कमेटी बनानी है, आप कितने तरीकों से बना सकते हो, यानी कि 5 में से आपको 3 लेना है। अब आप खुद सोचो कि क्या ये केवल सिलेक्शन होगा या फिर अरेंजमेंट होगा। अगर उसने बोला है कि आपको 5 में से 3 लोगों की कमेटी बनानी है, केवल इतना बोला है, इसका मतलब है 5 में से मुझे कोई भी 3 लोगों को लेना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो सिलेक्शन। अगर उसने बोला जाता है कि 5 में से 3 लोगों को चुन के, और फिर मान लो कि मैं उन्हें कोई पोस्ट भी देता, जैसे मान लो एक को बना देता चेयरमैन, एक को वाइस चेयरमैन, एक को ट्रेजरर, मान लो कुछ भी मान लो आप, ठीक है, कोई भी 3 पोस्ट मान लो कि 5 में से 3 लोगों को चुनकर मुझे उनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ट्रेजरर तीनों पोस्ट देनी है, तब क्या होता है, तब ये क्या होता आपका परमुटेशन। क्यों, देखो सपोज करो 5 में से 3 लोग हैं, 5 में से 3 लोग जो मैं चुनूंगा ना, जब आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, जैसे आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था NPR, वैसे इसका फॉर्मूला आप पढ़ोगे NCR और इसका फॉर्मूला क्या होगा, NCR, क्योंकि परमुटेशन P से स्टार्ट होता है इसलिए P लिखते हैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन C से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पे C लिखते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो सपोज करो कि NCR मतलब आप 5 में से 3 का जब सिलेक्शन कर रहे हो, सपोज करो कि एक बार ऐसा हुआ कि BCD सेलेक्ट होके आ गए, जो टोटल तरीके आएंगे आपके, उनमें से कोई एक तरीका ऐसा भी होगा कि B, C और D ये तीनों सेलेक्ट होके आ गए। अब मुझे अगर 5 में से 3 को केवल सेलेक्ट करना होता तो BCD तीनों का सिलेक्शन कोई एक तरह का सिलेक्शन होता, लेकिन अगर इनका अरेंजमेंट करना होता तब क्या होता, इनमें कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी। देखो, हो सकता था कि B को आप क्या बनाते थे, चेयरमैन, और C को क्या बनाते आप, वाइस चेयरमैन, और D को क्या बनाते आप, ट्रेजरर। या फिर क्या हो सकता है, B को तो चेयरमैन ही रहने देते, इसको बना देते आप ट्रेजरर, इसको बना देते आप वाइस चेयरमैन। तो देखो तरीका बदल गया ना, पहले वाले में क्या हो रहा था, C वाइस चेयरमैन था, दूसरे वाले में क्या हो गया, C ट्रेजरर बन गया, यानी कि दोनों के दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। तो अरेंजमेंट और सिलेक्शन में फर्क पता चल रहा होगा आपको। अगर ये सेम चीज अगर आपकी कॉम्बिनेशन के लिए होती तो क्या होता, सिलेक्शन होता, यानी 5 में से मैं 3 को सेलेक्ट करता और उसमें कोई एक तरीका ऐसा होता जिसमें BCD को भी मैंने सेलेक्ट किया होता, तो BCD तीनों मिलके कोई एक तरीका बनाएंगे केवल। अब चाहे आप BCD बोल सकते हो इसको, चाहे आप इसको CBD बोल सकते हो, चाहे आप इसको DCB बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, कुल मिला के सेलेक्ट कौन होके आ रहे हैं, B, C और D। तो ध्यान रखना, जब भी आप बात करोगे कॉम्बिनेशन की तो ये ऑर्डर होता है कि पहले मैंने B को रखा या C को रखा या D को रखा, ये मैटर नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उनको फिर मैं आगे जाके कोई स्पेसिफिक पोस्ट नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन इसी केस में अगर मैं इनके लिए कुछ पर्टिकुलर रख दूं कि मुझे 3 लोगों का सिलेक्शन करना है, किस लिए, कि उनको चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और ट्रेजरर बनाना है, तो अब आप सोचो कि 3 लोग सेलेक्ट हुए, ये तो एक बात हुई, लेकिन 3 लोग भी तो अपनी पोजीशन बदल सकते हैं ना। एक को मैंने चेयरमैन बना दिया, दूसरे को वाइस चेयरमैन, तीसरे को ट्रेजरर। दूसरी बार क्या हो सकता है,
इसको वाइस चेयरमैन रहने दिया, इसको मैंने ट्रेजरर कर दिया, इसको मैंने वाइस चेयरमैन कर दिया। ठीक है, तीसरी बार क्या हो सकता है चेयरमैन मैंने आपकी बार दोनों बार बी को बनाया था ना, इस बार मैं सी को चेयरमैन बना देता हूँ, इसको वाइस चेयरमैन, इसको ट्रेजरर, और एक बार बदल के इसको ट्रेजरर, इसको वाइस चेयरमैन, बदल की पोजीशन। एक तरीका क्या हो सकता है कि डी को मैं चेयरमैन बना दूं और बी को मैं वाइस चेयरमैन और सी को मैं ट्रेजरर, और फिर बदल दूं, इसको बना दूं मैं ट्रेजरर, इसको बना दूं वाइस चेयरमैन और इसको मैं चेयरमैन। तो यानी कि ये तीन चीजें ही अपने आप को कितने तरीकों से अरेंज कर रही हैं, 6 तरीकों से। 6 का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 3। तो यही इन दोनों में मेन डिफरेंस होता है। जो एनपीआर और एनसीआर का डिफरेंस होता है ना, वो होता है फैक्टोरियल आर का। यानी जितनी चीज़ों का आप सलेक्शन या अरेंजमेंट करते हो ना, उसका फैक्टोरियल का ही मेन डिफरेंस होता है। जब इसका आप फॉर्मूला पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में, तब आपको पता चलेगा कि एनपीआर और एनसीआर में केवल किसका फर्क होता है, फैक्टोरियल आर का। क्यों? क्योंकि एन में से आर को केवल सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे, और यहाँ पे एन में से आर को पहले तो सेलेक्ट करना है, फिर उसे अरेंज भी करना है। और अरेंज करने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि एक वर्ड ले लिया मैंने, कोई भी एक वर्ड ले लो आप जो 6 लेटर का वर्ड है, जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने ABCDEF, ये एक वर्ड है मान लो। इसमें से मुझे 4 को केवल सेलेक्ट करना है, तो क्या होगा, 6 में से 4 को सेलेक्ट कर लो आप केवल, यानी 6C4। क्या होता है फॉर्मूला मैं आगे बताऊंगा, लेकिन परमुटेशन क्या बोलते हैं आपको, 6 में से 4 को पहले तो सेलेक्ट करो, कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अब जो 4 वर्ड आ गए ना, उनके अलग अलग अरेंजमेंट भी तो बना के देखो, तभी तो अलग अलग नए नए उसके वो बनेंगे, नए नए वर्ड बनेंगे। तो फिर इसी को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, फैक्टोरियल 4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब अगर आप देखो, अगर मैं इसको बोलूँ NCR, सेम चीज़ ये क्या है NCR, और ये क्या है फैक्टोरियल R, यानी कि ये क्या हो गया आपका NPR हो गया। तो इसी से देखो आपका फॉर्मूला भी बन के आ गया कि NPR बराबर क्या होता है, NCR इंटू फैक्टोरियल R। क्योंकि इसमें केवल हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें सेलेक्ट करने के बाद में हम उसको अरेंज भी करते हैं। अब देखो, जैसे मान लो आपको फिर मैं एक और एग्जांपल देता हूं, ताकि आपको मन में कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि दोनों में फर्क क्या है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड लिया एक्टर, ACTOR, इसके लिए 2 चीजें बोली आपको। एक, उसने बोला कि एक्टर जो वर्ड है इसके लेटर्स को, इसमें से मुझे 5 लेटर, एक्टर वर्ड में से 5 लेटर्स का सिलेक्शन मैं कितने तरीकों से कर सकता हूं, इन हाउ मेनी वेज आई या वी कैन सेलेक्ट 5 लेटर्स फ्रॉम द गिवन वर्ड एक्टर। ठीक है, ये बोला गया आपको। टोटल कितने लेटर है इसमें से, 5 ही तो है, और सिलेक्शन भी कितने का करना है मुझे, 5 का। मुझे बताओ 5 लेटर टोटल है आपके पास में, और आपको इसमें से 5 का ही सिलेक्शन करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, सारे लेटर्स को ही आपको लेना पड़ेगा। आप एक भी लेटर को नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि 5 थे, 5 में से 5 ही लेना है। अब आप लो कैसे भी, वो आपकी मर्जी है, आप पहले ए लो, बाद में टी लो, फिर ओ लो, आर लो, सी लो, कुछ भी लो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लो। चाहे आप पहले ए लो, सी लो, फिर टी लो, फिर ओ, फिर आर, या AOTCR, कैसे भी लो। मुझे बताओ इन दोनों में कोई फर्क आएगा? ये जैसे एग्जांपल मैंने 3 लिखे आपके सामने, तीनों में आपको कोई फर्क आएगा? इसमें भी आपने ए लिया है, इसमें भी ए लिया है, इसमें भी ए लिया है, इसमें भी टी लिया है, टी, O, R, C, कोई फर्क आया? इसका मतलब ये डिफरेंट नहीं है दोनों, ये सब तीनों के तीनों सेम ही है। तो कुल मिला के एक तरीके से मैं 5 लेटर आपको दिए हैं, उनमें से 5 का ही मुझे सिलेक्शन करना है। तो कितने तरीकों से कर सकता हूं? केवल एक तरीके से। क्या होगा वो तरीका कि उन 5 के 5 लेटर को मैं ले लूंगा। लेकिन इसी में अगर आपको बोला जाता कि इन 5 लेटर को जो आपको दिए हुए हैं, इनका यूज करते हुए आप कितने तरह के वर्ड्स बना सकते हैं, तो तब क्या होता, देखो जैसे मान लो आपने इसको बनाना स्टार्ट किया, आपने सबसे पहले ए लिखा, फिर सी लिखा, फिर टी लिखा, फिर ओ लिखा, फिर आर लिखा। अब की बार आपने क्या किया, ACTRO कर दिया। अब इसका मतलब ये मुझे बताओ, दोनों अलग अलग वर्ड बने या नहीं बने? बिल्कुल बने। पहले था ACTOR, अब हो गया ACTRO, यानी कि अब ये अलग अलग वर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनकी पोजीशन बदलने से फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर है वो मैटर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप परमुटेशन की बात करोगे तो ऑर्डर जो होता है वो मैटर करता है, लेकिन जब सिलेक्शन की बात करोगे तो ऑर्डर वो मैटर नहीं करता। ठीक है ना? आप इसके अंदर चाहे पहले ए का सिलेक्शन करो, चाहे सी का सिलेक्शन करो, चाहे ओ का करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपके पास में 5 लेटर्स निकल के आएंगे, वो क्या होंगे, ACTOR। लेकिन इसके अंदर जिस सीक्वेंस में आप
लेटर्स का सिलेक्शन करोगे, जिस सीक्वेंस में आप लेटर्स को यहाँ पे रखोगे उसी तरीके से नया वर्ड बनता जाएगा। और कितने वर्ड बन जाएंगे टोटल, देखो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको स्पेस वाला तरीका बताया था। मुझे बताओ यहाँ पे मुझे इन 5 में से कोई भी एक लेटर रखना है, यानी कि इस जगह को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 5। फिर इस जगह को भरने की कोई एक लेटर यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गया होगा, तो इसका मतलब 5 में से एक यहाँ गया, तो बचे कितने, 4। तो इस जगह को मैं 4 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। फिर इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो टोटल कितने परमुटेशन बन जाएंगे, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका मतलब 120, जो क्या होता है फैक्टोरियल 5। तो आप देखो इसमें आंसर 1 आ रहा था, इसमें आंसर 120 आया। 120 का मतलब फैक्टोरियल 5 आया, ये समझो आप। इसमें आंसर 1 आया, इसमें आंसर 5 फैक्टोरियल है। अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि n में से r को सेलेक्ट करना और n में से r का परमुटेशन बनाना, इनमें फर्क किसका होता है, r फैक्टोरियल का। यही बताया था मैंने आपको। अब देख लो r फैक्टोरियल का फर्क आ रहा है। r का मतलब क्या होता है, 5 में से 5 ले रहा हूं मैं, 5 में से 5 ले रहा हूं, ये n होता है, ये r होता है। बात करें अब अगर हम इसकी सिलेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 5 यानी 5C5, और 5 का मैं परमुटेशन बना रहा हूं तो क्या हो जाएगा 5P5। दोनों में फर्क किसका है, देखो फैक्टोरियल 5 का, यानी कितने गुना का फर्क आया, फैक्टोरियल 5 गुना का फर्क आया। तो अगर इसको मैं फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। देखो ये जो 1 आया ना आंसर, इसको फैक्टोरियल 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल गया आपको, फैक्टोरियल 5। अब ये दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब NPR और NCR के फॉर्मूले में बैलेंस करने के लिए मुझे NCR को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी से आपका नया फॉर्मूला निकल के आया, जिसको नोट कर लो आप लोग। मैं एक बार इसको हल्का सा मिटा दूं। तो देखो नया फॉर्मूला क्या है आपके लिए, NPR इक्वल टू क्या होता है, NCR को जब फैक्टोरियल R से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बन जाता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं। अगर NCR को मैं R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों मिलके क्या बना देंगे, NPR। अब फॉर्मूला लेते हैं, देखो इसका मैं जानता नहीं हूँ फॉर्मूला, पर इसका तो मैं जानता हूँ क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, NCR मल्टीप्लाई बाई R का फैक्टोरियल। या R फैक्टोरियल को नीचे भेज दूं मैं, तो NCR का फॉर्मूला क्या बन के आ गया आपके लिए, N फैक्टोरियल डिवाइड बाई R फैक्टोरियल, तो ये आ गया। और ऑलरेडी क्या था आपका, N माइनस R का फैक्टोरियल। तो ये आपके लिए नया फॉर्मूला आ गया, NCR का फॉर्मूला। इसको नोट कर लेना, NCR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल, ठीक है ना। NCR का क्या होगा, पहले क्या होता, केवल ये होता था N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R, किसका फॉर्मूला, NPR का। इस बार केवल आपके नीचे की तरफ R फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई हो गया, ये जो N माइनस R था वो R फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग कुछ और कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी मैंने आपको एक वर्ड दिया था एक्टर, ACTOR, और आपको क्या बोला था, इन 5 लेटर्स का यूज करते, आप इन 5 लेटर में से 5 का सिलेक्शन करो। मैंने बोला था इन 5 में से 5 का सिलेक्शन करो और बताओ कितने तरीकों से कर सकते हो। तो आंसर क्या था, 1। सिंपल सी बात है, मुझे 5 लेटर को लेना है तो आंसर क्या होगा, 1। यानी एक ही तरीका है कि जितने भी लेटर दिए हुए उनको सबको मैं यूज कर लूँ, ठीक है। दूसरा, आपसे मान लो पूछा जाए कि 5 में से 0 का सिलेक्शन करो, 5 में से 1 का भी सिलेक्शन आपको नहीं करना, तो भी क्या तरीका है, एक ही तरीका होगा कि 5 में से आप 1 का भी सिलेक्शन मत करो, और कोई तरीका ही नहीं है। 5 में से आपको 1 का भी सिलेक्शन नहीं करना, तो वो एक ही तरीका है कि आपको किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो इसका मतलब n में से अगर n को सिलेक्ट करना हो या n में से अगर 0 को सिलेक्ट करना हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, n में से अगर आपको n को सिलेक्ट करना हो या फिर n में से आपको 0 को सिलेक्ट करना हो, दोनों का आंसर क्या होगा, 1 होगा। कैसे होगा, अपन फॉर्मूले के थ्रू कर लेते हैं। देखो जैसे मान लो n में से n निकालना है आपको, यानी n से n की वैल्यू निकालनी है। n से n का मतलब क्या हो गया, देखो फॉर्मूले से चलो, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल, r का मतलब यहाँ पे n ही है तो फैक्टोरियल n, फिर n माइनस r यानी इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस n, ओके। ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल, ऊपर हो गया 1, n माइनस n मतलब 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1, ठीक है। दूसरा है n से 0, यानी n में से 0 का सिलेक्शन करना, n से 0, तो देखो क्या होगा, फिर से देखो फैक्टोरियल n अपॉन
n में से 0 का सेलेक्ट करना है, तो r की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 0। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल r का मतलब है यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, फिर है n माइनस आर यानी n माइनस 0, ये हो गया n फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, n माइनस 0 मतलब n फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, तो n में से n का सिलेक्शन करना हो या n में से 0 का सिलेक्शन करना हो, दोनों ही केस में आपका आंसर हमेशा क्या होता है 1। तो मान लो कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि 11 बंदे हैं आपके पास में और 11 में से 11 का सिलेक्शन आपको करना है, तो कितने तरीकों से आप कर सकते हो, तो बिना सोचे समझे आप बता सकते हो कि उसके तरीके कितने होंगे, एक, क्योंकि सिंपल सी बात है, मुझे 11 में से 11 को सिलेक्ट करना है, तो सिंपल सी बात है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको किसी को भी छोड़ना नहीं है, आपको 11 के 11 बंदे ले लेना है, तो आपका सिलेक्शन करने का तरीका केवल क्या होगा, एक। इसी में से मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाता कि 11 में से 10 बंदे सेलेक्ट करना है, 11 में से 10 बंदे सेलेक्ट करना है, तो आंसर क्या होता 11C10। अब देखो इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो मान लो और 11 में से 10 का सिलेक्शन करना हो, तो आपको ये भी दिमाग नहीं लगाना, आप ऐसे सोचो, कोई भी चीज़ को देखो विजुअलाइज करोगे ना, अगर उसका आप अपने सामने इमेजिन करोगे तो वो बहुत जल्दी समझ में आती है। जैसे 11 बंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 में से मुझे कितने लेने हैं, 10 लेने हैं, 10 लेना है, तो इसका मतलब छोड़ने कितना है मुझे, उसमें से एक बंदे को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्या कर सकता हूं मैं, एक बार इसको ड्रॉप कर दूं, या फिर हो सकता है इसको तो ले लूं, इसको ड्रॉप कर दूं, या फिर हो सकता है इसको भी ले लूं, इसको ड्रॉप कर दूं। इसी तरीके से कितनी बार क्या क्या कर सकता हूं मैं, एक बार इसको करूंगा ड्रॉप, एक बार इसको, एक बार इसको, टोटल कितने हैं 11 बंदे हैं, तो 11 बार मैं क्या कर सकता हूं, एक एक बंदे को ड्रॉप कर सकता हूं। तो एक तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। अब चाहे आप चेक करके देख लो क्या होगा, n फैक्टोरियल यानी 11 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल, और n माइनस r यानी 11 माइनस 10, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल। ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये है 10 फैक्टोरियल, ये है 1, कैंसिल, 11 बाई 1 यानी इसका मतलब 11। ठीक है, तो फॉर्मूले से तो आप कर ही सकते हो, लेकिन जहां फॉर्मूला लगाने की जरूरत ना हो, केवल हमें सोचना ही हो, तो वहां कुछ चीजें सोचा भी करो। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्मूला निकल के आया, n सी n की वैल्यू और n सी 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये हो गया आपके लिए सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, अब आते हैं थर्ड फॉर्मूले की ओर। अब देखो कुछ चीजें अपन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लो आपके पास में टोटल 6 लोग हैं और 6 में से आपको 4 का सिलेक्शन करना है, यानी 6C4 की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार 6C4 की वैल्यू निकालते हैं, क्या आएगी देखो, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस आर यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसको आप सोल्व करोगे तो 6 पंजे 30/2, आंसर हो गया आपका 15। ठीक है, सोल्व करना आप सबको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो जाएगा इसका 15। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार 6 में से 2 को सिलेक्ट करता हूँ। मैंने 6 में से 4 का देख लिया, अब इस बार 6 में से मैं 2 बंदों को सिलेक्ट करने के तरीके देखता हूँ कितने होते हैं। तो आप देखते हैं क्या आंसर आता है, फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल। तो कितना आएगा आंसर इस बार भी, 6 5 जा 30, 30/2 यानी कि 15। तो मैंने देखा कि आंसर दोनों बार सेम आ रहा है, चाहे मैंने 6 में से 4 को सेलेक्ट किया या 6 में से 2 को सेलेक्ट किया, आंसर आपका सेम आ रहा है। क्या आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक बार और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैं इसको एक बार मिटा दूं थोड़ा सा, देखो इस बार मैं क्या करता हूँ, 7 में से 4 का सिलेक्शन करता हूँ, एक बार 7 में से 3 का सिलेक्शन करता हूँ। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे 5 2 भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 5 कर दिया और यहाँ पे 2 कर दिया मैंने। अब देखते हैं अपन क्या आता है आंसर। देखो 7 में से 5 लिया तो क्या होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 21। ठीक है, 7C2 फैक्टोरियल 7 अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर यानी कि 5 फैक्टोरियल, अभी भी इसकी वैल्यू आएगी 21। आपने देखा कि इसका आंसर दोनों बार सेम क्यों आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो आप इसको छोड़ो फिलहाल, एक बार इसको देखो, ऊपर फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई होके फैक्टोरियल 7 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे भी देखो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 आ रहा है। इसमें भी देखो 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जब यही आपका सेम आ रहा है तो आंसर तो ऑब्वियसली सेम आएगा ही आएगा। तो ये सेम क्यों आया, ये सेम इसलिए आया, इसमें एक पार्ट था r फैक्टोरियल, एक पार्ट था n माइनस आर फैक्टोरियल। तो जब आपका r और n माइनस आर दोनों मिलके n, मैं क्या बोल रहा हूं, r और n माइनस आर दोनों मिलके कुछ ऐसी वैल्यू बन जाते हैं जिनका टोटल मैं करूं तो मुझे ऊपर n ही मिल जाता है। जब r
और n माइनस आर दोनों का मैं सम करूं तो एक्चुअल में आता क्या आप देखो, एक बार मैंने लिया r, एक बार लिया मैंने n माइनस आर, दोनों का सम करो, r से r कैंसिल हो गया, क्या मिल गया आपका n बन गया। इसका मतलब जब भी कोई इस टाइप के सलेक्शन आपको दिए हुए हों जिसमें एक की वैल्यू और दूसरे की वैल्यू यानी r यहाँ पे है और यहाँ पे r है, इन दोनों का अगर मैं देखूं तो दोनों का टोटल मिलके ऊपर वाला ही हो रहा है, तो तब दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, सेम होती है। समझ में आया। अब जैसे एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे अब आपके लिए एक नंबर लिख दूं कुछ भी 11C4, इसकी वैल्यू बताओ 11C किसके बराबर होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे 11 है यहाँ पे 11 है तो इसका मतलब यहाँ 4 होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक ऐसा नंबर होगा जिन दोनों का सम मिला के 11 हो जाएगा। तो 4 में मैं क्या ऐड करूँ कि 11 बन जाए 7, यानी कि 11C4 और 11C7 दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। समझ में आया। जैसे मान लो 12C8 और 12C क्या होगा 4, क्योंकि 8 + 4 12, तो यहाँ 12 के बराबर मिल गया आपको। तो हमेशा 12C8 और 12C4 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। क्यों होगी, देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल, तो इसमें भी क्या आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल, इसमें r क्या है आपका 8, इसमें r क्या है आपका 4, n माइनस आर यानी 12 माइनस 8 कितना बन गया 4, और इसमें 12 माइनस 4 कितना बन गया 8। तो देखो ऊपर 12 मिल गया, 12 मिल गया, 8 4 और 8 4 मिल गए दोनों। क्यों मिल रहे हैं दोनों सेम, क्योंकि अगर सपोज करो यहाँ पे 4 नहीं होता, यहाँ पे 5 होता, अब क्या सेम होता क्या, अब नहीं होता। क्यों, क्योंकि 8 + 5 कितना होता है 13, जबकि ऊपर कितना लिखा हुआ था 12, तो अब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ठीक है ना। आप देखेंगे तो 12C8 और 12C5 की वैल्यू अब क्या होगी, सेम नहीं होगी। तो इसका मतलब n में से चाहे r का सिलेक्शन करो या n में से n माइनस आर का सिलेक्शन करो, ये n माइनस आर ही तो हुआ। 12 में से देखो 11 में से 4 का सिलेक्शन किया, अगर मैं 11 को बोल दूं n, 4 को बोल दूं मैं r, तो n माइनस आर कितना हो गया 11 माइनस 4 यानी कि 7, तो ये 7 ही तो लिखा था मैंने। तो n में से r का सिलेक्शन करो या n में से n माइनस आर का सिलेक्शन करो, हमेशा वैल्यू क्या आती है, सेम। तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया आपके लिए, n में से r का सिलेक्शन करो या n में से n माइनस आर का सिलेक्शन करो, दोनों की वैल्यू हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखो मैं आपको कुछ जो सिलेक्शन अपन निकालते हैं NCR वाला फॉर्मूला है, इसका आंसर कैसे जल्दी से निकालना होता है इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। आपको देखो इसका आंसर देख के आपको ये नहीं सोचो कितना बड़ा बड़ा नंबर दिया, आंसर कैसे आएगा। आपको एक बार इसको सोचना, ये आप इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखो, उससे पहले आप क्या लिखने वाले हो उसकी फोटो आपके दिमाग में छप जानी चाहिए। अगर आप देखो तो नीचे ऊपर क्या आता है, ये वाला जो लिखा होता है वो ऊपर आता है। देखो n फैक्टोरियल क्या आता है, ऊपर आता है। नीचे क्या आता है, नीचे दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है ये जो लिखा होता है नीचे वाला हिस्सा वो, और एक होता है इन दोनों का डिफरेंस। तो सेम चीज़ अगर आप इसमें देखो तो आपके दिमाग में क्या छप जाना चाहिए, ऊपर तो क्या आएगा 11 का फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा एक तो ये जो लिखा हुआ है नीचे वो, और एक इन दोनों का डिफरेंस, तो कितना होगा वो 3 फैक्टोरियल। ठीक है। अब उसमें भी आपको क्या करना है, देखो ये मैं आपको भी फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ, आगे से मैं आपको और भी शॉर्ट में बताऊंगा। देखो क्या करना है आपको पता है कि जब 11 फैक्टोरियल, हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाला जो होगा वो इन दोनों से हमेशा क्या होगा, बड़ा या बराबर ही होगा, उससे छोटा कभी नहीं हो सकता। जैसे परमुटेशन के फॉर्मूले में पढ़ा था, वैसे इस फॉर्मूले में भी आपको ध्यान रखना है कि जो r की वैल्यू वो हमेशा क्या होती है, मैक्सिमम तो n तक जाती है और मिनिमम कहाँ तक जाती है, 0 तक जाती है। ठीक है ना। तो वैसे इसमें देखो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो हमेशा ध्यान रखना जो भी इनमें दो नंबर लिखे हैं दोनों के दोनों नंबर उसमें आते हैं, पर हमें छोटा नंबर को नहीं काटना, हमें क्या करना है, बड़े नंबर को काट देना है। बड़ा नंबर मतलब इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 8 फैक्टोरियल। तो हमें इस तरीके से एक्सपेंड करना है इसको, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। अब ये हो गया फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये तो क्या हो गया आपका कैंसिल। क्या बचा ऊपर 11 10 9, और 3 फैक्टोरियल को भी अगर मैं एक्सपेंड कर दूं तो क्या होता है वो 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। अब इसको काट दो, देखो ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना हो गया 5 3 जा 15, और 15 इंटू 1 165। ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताया, अब इस क्वेश्चन को अपन और छोटे तरीके से करेंगे। कैसे, आपको देखो जितना बड़ा करना हो आप करो, लेकिन किस तरीके से छोटा किया जाता है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं, तो जिसको अच्छा लगे वो इसको समझना। देखो अब ऊपर क्या आएगा, इसमें मुझे पता है कि ऊपर 7
फैक्टोरियल आएगा, नीचे एक तो 5 फैक्टोरियल आने वाला है और एक 7 माइनस 5 यानी कि 2 फैक्टोरियल आने वाला है। जब 5 फैक्टोरियल नीचे का है वो ऊपर के 5 फैक्टोरियल से मैं काटने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर केवल 7 इंटू 6, देखो ये फैक्टोरियल 7 है नहीं, मैं आपको एक बार और समझाता हूँ। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 ये लिखना होता है अपन को। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि नीचे वाला 5 फैक्टोरियल इसके एक्सपेंशन में जाने वाला है, ये इस तरीके से जाएगा, मुझे पता था कि जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में लिखते वक्त ही, ये तो मैंने आपको भी बताया। अब मैं जैसे मुझे सॉल्व करना होता है मैं क्या करता हूं, मैं स्टार्टिंग में लिखते वक्त ही 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल जाने वाला है, मैं ऊपर केवल मानता ही क्या हूं, जो इससे ऊपर के नंबर है 5 फैक्टोरियल जब ऊपर आएगा तो इससे ऊपर के नंबर कौन कौन से बचेंगे, 7 और 6। मैं केवल इन्हीं को ऊपर इमेजिन करता हूं, मैं इन दो नंबरों को लेता हूं, नीचे किसको लेता हूं, जो छोटा वाला फैक्टोरियल बचा उसको। अब मैं क्या करूंगा, 7 6 42, 42 बाई 1 यानी कि 21। सेम इसमें देखो मैं क्या करूंगा, 8 और 3, तो नीचे एक तो 3 आने वाला है और एक 5 का फैक्टोरियल आने वाला है, तो मैं ऊपर क्या क्या इमेजिन करूंगा कि ऊपर केवल लिखा हुआ है 8 इंटू 7 इंटू 6। 5 फैक्टोरियल मैं लिखूंगा ही नहीं, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल से नीचे वाला 5 फैक्टोरियल कटने ही वाला है। नीचे एक क्या बचा आपका 3 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6, 6 से 6 कट गया, 8 7 जा 56 आपका आंसर। इसकी बात करूं 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 8 यानी कि 4 फैक्टोरियल आने वाला है, तो मैं 8 से 8 को तो काट ही दूंगा, ऊपर मैं केवल क्या इमेजिन करूंगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और नीचे क्या आएगा आपका 8 तो मैं काट चुका हूं, बचा क्या 4 फैक्टोरियल, जिसकी वैल्यू क्या होती है 24। ठीक है, 24 को काटा तो मैंने 12 से इसको काटा 2 टाइम और 2 टाइम्स को काटा तो ये कितना हो गया 5। 12 इंटू 10 120, 120 बाई 24 करोगे तो कितना आएगा 5। अब देखो 9 पंजे 45 इंटू 11, ये 45 हो गया, ये 11 हो गया, आपका आंसर हो गया 495। तो आपको उतना बड़ा पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब तक मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, ये विद प्रूफ बताए, आपको मैंने यहाँ प्रूव करके बताया एग्जांपल देके। उसी तरीके से चौथा फॉर्मूला हो रहा है वो आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद मैं आज के वीडियो को खत्म करूंगा। देखो जैसे मान लो आपको वैल्यू निकालनी है 7C5 की वैल्यू, एक मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ 7C4 की वैल्यू, एक बार दोनों को फिर ऐड करते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। तो देखो आप 7C5 क्या होगा, फैक्टोरियल 7 अपॉन 5 फैक्टोरियल 7 और ये हो गया 2। अब कैसे किया मैंने शॉर्ट, आपको पता चल गया होगा, अभी मैंने लास्ट में बताया आपको 7 फैक्टोरियल और नीचे क्या आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से ऑलरेडी कैंसिल कर दिया और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2। वैसे इसको करूंगा मैं तो 7 इंटू 6 इंटू 5 और नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको काटा 3 टाइम्स, 7 3 जा 21, ये कट गया 7 5 जा 35, आंसर कितना आ गया आपका 56। ठीक है, अब मैं एक वैल्यू और निकाल रहा हूं 8C5 की वैल्यू, एक बार इसकी वैल्यू भी निकाल के देखते हैं क्या होगा। देखो ऊपर आएगा फैक्टोरियल 8, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 5, तो 5 से 5 काट दूंगा तो ऊपर बचेगा 8 7 6, उसके अलावा 5 तो कट चुका, बचा क्या 3 फैक्टोरियल और बचा, क्योंकि n माइनस आर कितना होता है फैक्टोरियल 3, तो 3 की वैल्यू 6, ये कट गया, 8 इंटू 7 कितना हो गया 56, यहाँ पे भी कितना आएगा 56। इससे आपको एक फॉर्मूला पता चलेगा कि अगर मैं इसको n मानूं तो ये हो गया आपका r मान लो, तो ये हो गया NCR, n बराबर मैंने माना 7, r बराबर मैंने माना 5, तो ये कितना हो गया आपका NCR। ये भी क्या है n है, ये क्या हो गया, ये r था तो ये क्या हो गया r माइनस 1। अगर ये n बराबर 7 था तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 8, तो ये कितना हो गया n प्लस 1 C5 यानी यही r आपका। तो फॉर्मूला क्या बन गया है आपका NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है n प्लस 1 CR। ठीक है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू होता है n प्लस 1 CR। ये है आपका फॉर्मूला नंबर 4। हालांकि इस एक्सरसाइज में इसका कोई यूज नहीं है, आगे यूज आएगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, इसलिए आपको इसी एक्सरसाइज में मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये हैं आपके 4 फॉर्मूले मेन, जिसके बेस पे ये एक्सरसाइज है। हालांकि इसमें 2 ही फॉर्मूले काम आएंगे आपके, बाकी के 2 फॉर्मूले आगे काम आएंगे, लेकिन वो कॉम्बिनेशन के लिए इसी चैप्टर में बताना जरूरी था। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे आप शेयर कीजिए,
जितना मैक्सिमम आप इसको शेयर करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही अच्छा। मैं अगर मुझे देखो जितना ज़्यादा रेस्पॉन्स मिलेगा मैं उतनी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा, उतनी और ज़्यादा स्पीड से आपके लिए वीडियो ला पाऊँगा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।